नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का पासबुक द सेविंग शो आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जब भी पैसों की जरूरत होती है दिमाग में सबसे पहले आता है पर्सनल लोन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैंक की ओवरड्राफ्ट सुविधा आपको इससे भी बेहतर विकल्प देती है। यहाँ ब्याज सिर्फ उतनी राशि पर लगता है जितनी आपने उपयोग की हो, यूज की हो। सैलरी वाले हो या फिर आप बिजनेसमैन हो, ये सुविधा अब सबके लिए उपलब्ध है। आज पासबुक द सेविंग शो में हम समझेंगे कि ओवरड्राफ्ट क्या है, कौन इसे ले सकता है, कितना ब्याज देना होता है और क्या ये पर्सनल लोन से बेहतर है। तो जान लीजिए ऑन द शो हम क्या बात करने वाले हैं, किन मुद्दों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ओवरड्राफ्ट या पर्सनल लोन आपके लिए कौन सा सही है, दोनों में से किसी आपको चूज करना चाहिए, किसी आपको लेना चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे बिजनेस और एमएसएमई के लिए ओवरड्राफ्ट कितना फायदेमंद रहने वाला है। वहीं बाद में बात होगी कि सैलरी अकाउंट पर कितनी मिलती है ओवरड्राफ्ट लिमिट, तो लिमिट आखिरकार इसकी कितनी रहती है अगर आप ओवरड्राफ्ट जो है वो ले रहे हैं तो। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट लेने से पहले किन बातों का ध्यान भी आपको रखना चाहिए, तो किन बातों का ध्यान रखें इसके बारे में भी हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि कैसे सैलरीड एम्प्लॉय अजय वर्मा ने अपनी फाइनेंशियल जरूरतों के लिए पर्सनल लोन की जगह ओवरड्राफ्ट को चुना। दिल्ली के अजय वर्मा को अचानक मेडिकल इमरजेंसी में 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। उन्होंने पर्सनल लोन लेने की जगह बैंक की ओवरड्राफ्ट सुविधा चुनी। बैंक ने उनकी सैलरी के आधार पर 3 लाख की ओडी लिमिट तय कर दी। उन्होंने सिर्फ 1.5 लाख रुपए का उपयोग किया और ब्याज भी सिर्फ उतनी ही राशि पर लगा। कुछ महीनों में उन्होंने पूरी रकम लौटा दी। इस तरह ईएमआई का झंझट भी नहीं हुआ और ब्याज का खर्च भी कम रहा। अब अजय अपने साथियों को भी इसी की सलाह देते हैं। तो देखिए, आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में, अपने इस खास शो में ओवरड्राफ्ट के बारे में ही जानने वाले हैं। और आपको बता दें कि हमारे साथ डिस्कस करने के लिए, बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बैंकिंग एक्सपर्ट और लोन फॉर एमएसएमई के फाउंडर अमित कुमार तनवर जी, जो आपको बताएंगे कि ओवरड्राफ्ट क्या है, इसके फायदे क्या हैं और किन लोगों को ये सुविधा लेनी चाहिए। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अंजलि जी। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा सर आपसे कि आखिरकार ये ओवरड्राफ्ट सुविधा क्या होती है और इसके कितने टाइप्स हैं? ओवरड्राफ्ट सुविधा एक तरीके का रिवॉल्विंग क्रेडिट है, जिसमें कोई भी कस्टमर जो अपना अकाउंट यूज कर रहा है, वेदर इट इज ए सेविंग अकाउंट और ए करंट अकाउंट, वो लोग जो है बैंक उनको एक सर्टेन अमाउंट परमिट करता है। जैसे सेविंग अकाउंट है तो जो है सेविंग अकाउंट में जो उनका एवरेज मंथली बैलेंस होता है उसके बेसिस पे बैंक डिसाइड करता है कि आप 2 टाइम्स या 3 टाइम्स तक जो है पैसा ले सकते हैं एडिशनल, अगर आपका क्रेडिट्स वगैरह वो सारी चीजें जो है सही है, सिबिल वगैरह जिसको बोल सकते हैं। देन उसके बाद जो है अगर मैं टाइप की बात करता हूं तो जो है इसके 2 मुख्य टाइप जो हैं वो 2 ही हैं। एक है अनसिक्योर्ड टाइप यानी कि असुरक्षित, और एक है सुरक्षित जो कि सिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब है कि उसके अगेंस्ट में जो है कोई आपने एफडी दी हो, आपने कोई जो है कोलेटरल बेसिकली दिया है, जैसे एफडी आपने दे दी है या कोई प्रॉपर्टी आपने दे दी है, म्यूचुअल फंड्स आपने दे दिए हैं, इस टाइप की कोई चीज आप रख करके उसके अगेंस्ट में जो है अपनी कोई लिमिट बनवाते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अनसिक्योर्ड, आपका जो है जिस तरीके से आपका कंडक्ट है बैंकिंग का वो बहुत अच्छा है, तो बैंक्स आपको अपनी तरफ से प्री अप्रूव्ड लिमिट्स ऑफर करते हैं ओवरड्राफ्ट की। और अगर आप एक अच्छे एमएसएमई कस्टमर हैं या एक अच्छे एम्प्लॉय हैं जिसकी जो है रेगुलर सैलरी आ रही है और अच्छी कंपनी से आ रही है, तो जो है उनको भी जो है फैसिलिटी मिलती है। तो उनको जो है उनकी सैलरी का 2 से 5 गुना तक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दी जाती है। बिल्कुल। और सर इसकी जो आपने बताया कि 2 से 5 गुना तक इसकी जो इसमें जो लोन है एक तरीके से ओवरड्राफ्ट जो है वो लोग ले सकते हैं जब भी ज़रूरत इसकी पड़ती है। तो क्या इसकी कोई टाइम लिमिट भी है क्या सर? अंजलि जी, एक जो ओवरड्राफ्ट लिमिट्स होती हैं ये एक जो है शॉर्ट टर्म क्रेडिट है। शॉर्ट टर्म का मतलब है विद इन 1 ईयर, 1 ईयर और विद इन 1 ईयर।
तो यानी कि आफ्टर 1 ईयर बैंक जो है, या कई बार 6 मंथ भी या 3 मंथ पे भी बैंक उसको जो है आपका जो है चेक करता रहता है कि किस तरीके से आप यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या आपका पैटर्न है, क्या आप कुछ स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज के लिए तो जो है इस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से बैंक आपको जो है टाइम टू टाइम चेक करता रहता है, आपका बैंकिंग कंडक्ट, आपका जो है टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स क्या हो रही हैं, एंड बेसिस दैट बैंक उसको जो है रिन्यू करने या ना करने का जो है डिसीजन लेता है। अगर बैंक का आपका कंडक्ट अच्छा है तो बैंक उसको रिन्यू करेगा और हो सकता है लिमिट्स बढ़ा भी दे। बिल्कुल। लेकिन सर, अगर कोई आम इंसान है या फिर कोई छोटा कारोबारी, किसी ने बहुत छोटा सा बिजनेस ओपन किया है, एमएसएमई है ये, तो किस प्रकार ओवरड्राफ्ट का फायदा वो लोग उठा सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया अभी अभी कि कोई भी अगर एमएसएमई यूनिट है, एमएसएमई वैसे भी मेरा जो है फेवरेट टॉपिक रहता है। जी। देखिए, कोई भी बिजनेसमैन है उसके साथ में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है वो वर्किंग कैपिटल की ही रहती है। वर्किंग कैपिटल में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ओवरड्राफ्ट ही दिमाग में आता है कि भाई एक ओवरड्राफ्ट लिमिट मिल जाती तो। हमारी गवर्नमेंट भी ये ट्राई कर रही है कि आज की तारीख में, चाहे वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो या इसी तरीके की सीजीटीएमएससी के नाम से एक योजना है जिसमें आप 10 करोड़ तक के अनसिक्योर्ड लिमिट्स ले सकते हैं, या फिर कोई और योजना, क्योंकि एम्प्लॉय वीमेन के लिए भी एक जो है एम्प्लॉय गारंटी स्कीम है, तो उसके अंतर्गत 70 लाख रुपए तक के लोन स्टार्टअप के लिए अवेलेबल है। तो एमएसएमई की अगर मैं बिल्कुल स्टार्टअप करने के लिए, या जो एग्जिस्टिंग एमएसएमईज हैं जिनको 2 या 3 साल हो चुके हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपके लिए अनसिक्योर्ड ओडी का ऑप्शन रहता है, बट उसमें बैंक आपसे जो है कई बार आपके स्टॉक स्टेटमेंट्स वगैरह ये सारी चीजें मांगता है, और आपको जो है एक अप टू 10 लाख जो है मुद्रा लोन के अंदर में मिल जाता है, और जैसा कि मैंने बताया सीजीटीएमएससी के अंदर 10 करोड़ रुपए तक का अनसिक्योर्ड लोन आपके लिए अवेलेबल है। बिल्कुल। सर, अगर मान लीजिए किसी को पर्सनल लोन लेना है या फिर अगर ओडी लेना है, तो दोनों में कई बार लोगों में कंफ्यूजन रहती है कि उनको क्या चूज करना चाहिए। दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, और इसकी जो ब्याज दर है और भुगतान प्रक्रिया है किस तरीके से सर रहती है? देखिए, अगर मैं ओडी की बात करूं, ये दोनों टाइप की हो सकती है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। जबकि अगर मैं पर्सनल लोन की बात करता हूं तो पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट है। आपकी सैलरी वगैरह जो है, जनरली अगर मैं इंडिविजुअल्स की बात करूं तो इंडिविजुअल्स के केस में आपकी सैलरी आती है, आप अपनी सैलरी के बेसिस पे आपकी एक एलिजिबिलिटी बनाता है बैंक, और उस एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको जो है एक पर्सनल लोन दे दिया जाता है। उसकी ईएमआई होती है, आप उसमें आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा, प्लस जो है आपको जो है एक सर्टेन इंटरेस्ट पे, जैसे कि 10-11%, कई कुछ बैंकों में आज की तारीख में 9% तक भी अवेलेबल है, लेकिन बहुत ही रेयर है। बट 10 से 12, 13, 14, 15% तक के रेट अवेलेबल है मार्केट में पर्सनल लोन के, उस पर आप जो है पर्सनल लोन लेते हैं। जब मैं ओवरड्राफ्ट लिमिट की बात करता हूं, जैसा कि मैंने बताया कि जनरली बैंक्स आपके बैंकिंग कंडक्ट को देख करके आपको जो है ओडी लिमिट देते हैं। तो अगर यही कोई एम्प्लॉई सैलरीड है और उसकी सैलरी का उसको 2 से 5 गुना तक जो है बैंक प्री अप्रूव्ड ऑफर दे देता है कि भाई आप ओडी भी ले सकते हैं, तो कस्टमर अगर ओडी ले लेता है तो वो ओडी में सिर्फ और सिर्फ जितना अमाउंट इस्तेमाल करेगा उसके अगेंस्ट में उतना इंटरेस्ट देगा। अब दोनों का तरीका समझ लेते हैं एक बार। जी। आपने 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया, 1 लाख रुपए के अगेंस्ट में आपकी एक सर्टेन ईएमआई बनी, आपने मंथली ईएमआई पे करनी शुरू कर दी, एक टाइम के बाद में आपका लोन खत्म हो जाएगा पर्सनल लोन। जब मैं ओवरड्राफ्ट लिमिट की बात करता हूं तो ओवरड्राफ्ट लिमिट बैंक जनरली आपको 1 साल के लिए देगा, और 1 साल के दौरान आप जो है उसमें जितना पैसा इस्तेमाल करते रहेंगे उतना पैसा जो है आप जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट देते रहेंगे, और जब भी आपके पास एडिशनल पैसा आए आप उस अकाउंट के अंदर, अपना जो ओडी अकाउंट है उसके अंदर उतना पैसा डाल करके उसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं अपनी पोजीशन को, और आपका इंटरेस्ट वगैरह का सेविंग बच जाएगा। तो दोनों में ये एक डिफरेंस है। अब आती है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात, जहां पर आपको लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे कि कोई आपने जो है मान लो सोनी का कोई मिनी एलईडी टीवी खरीदा है, 3 लाख रुपए का है, तो ऑब्वियस सी बात है उस केस में जो है आपके लिए बेटर है कि आप पर्सनल लोन ले लें, क्योंकि लॉन्ग टर्म है, 2 से 3 साल का जो है आपका जो है पर्सनल लोन अगर आप ले रहे हैं तो उसमें जो है आपने जो है पर्सनल लोन ले लिया। जबकि ओडी लिमिट में क्या है कि आप जो है रोजमर्रा खर्चे करते हैं, अचानक ही मंथ एंड आ गया है, आपके पास सैलरी है आपकी बची नहीं, आपको पता ही है सैलरीड लोग जनरली जब मंथ एंड तक आते हैं तो धीरे धीरे उनके अकाउंट्स खाली होते जाते हैं, तो अचानक ही कोई बड़ा खर्चा आ गया, तो उस टाइम पे ये ओडी फैसिलिटी बहुत काम की है। ओडी फैसिलिटी आप जो है यूज कर सकते हैं। जनरली बैंक
बैंक 10% से लेकर के 12, 17, 15% तक का रेट जो है इसमें जो है इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो आपके पास में मान लो 1 लाख रुपए की ओडी लिमिट है, आपने उसमें से 20,000 रुपए निकाला और आपने जो है 20,000 रुपए के ऊपर जितने दिन आप इस्तेमाल करेंगे उतने दिन का इंटरेस्ट दिया, और बाद में जब आप 20,000 रुपए जमा कर देंगे, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, तो जो है आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ये ओडी की खासियत है और वो पर्सनल लोन की खासियत। बिल्कुल, बहुत ही विस्तार से आपने बता दिया सर कि ओडी और पर्सनल लोन किसे सबसे ज़्यादा चूज़ करना चाहिए और कौन सबसे ज़्यादा बेहतर विकल्प है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सर कि मान लीजिए अगर किसी ने ओडी लिया, उस टाइम तो उसकी जॉब चल रही है, लेकिन बाद में कुछ समय बाद जब तक लिमिट पूरी नहीं हुई है, मान लीजिए 6 महीने का समय दिया, 1 साल का समय दिया, और उसी के अंदर अगर किसी की जॉब चली जाती है, कोई इनकम का सोर्स नहीं है, उस दौरान फिर सर क्या होगा? देखिए, बैंक टाइम टू टाइम आपकी सैलरीज को जो है अपने अकाउंट के अंदर देखता रहता है कि भाई वेदर आपका जो है अकाउंट में सैलरी आ रही है या नहीं, क्योंकि इन्हीं चीजों से बैंकिंग कंडक्ट बनता है और किस तरीके से आप अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं, किस तरीके का बैलेंस मेंटेन करते हैं अपने अकाउंट के अंदर। अब किसी की जॉब चली गई है तो सैलरी नहीं आ रही है, तो जो है बैंक जो है जनरली 3 महीने से 6 महीने तक का पीरियड लेता है, सामान्यतः ये 3 महीने का ही रहता है, कि उसमें देखता है कि भाई इनकी सैलरी क्यों नहीं आ रही है। अगर आपने ओवरड्राफ्ट लिमिट ली है तो बैंक हो सकता है कि आपको कहे कि भाई जो है अगर आपकी सैलरी किसी XYZ वजह से रुक गई है तो अलग बात है, अदरवाइज आप जो है कृपया करके अपनी ओडी स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, हम ओडी को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। बट इसमें भी एक थोड़ा सा कैच रहता है कि आप अगर टाइमली जो भी आपने अमाउंट यूटिलाइज किया है ओवरड्राफ्ट लिमिट का, अगर आप उसका इंटरेस्ट टाइमली पे करते रहते हैं तो कई बार बैंक आपको जो है थोड़ा लंबा पीरियड भी दे सकता है, 6 ईयर्स टू 1 ईयर। बट आफ्टर अगर कंटिन्यूअसली 1 ईयर तक आपकी सैलरी नहीं आई है और आपने इंटरेस्ट वगैरह दिया है, तो बैंक उसको लिमिट को रिन्यू नहीं करेगा, क्योंकि वो सैलरी के अगेंस्ट में उसने दी है। लेकिन अगर मैं जो है दूसरी साइड पे आता हूँ बिजनेसमैन के लिए, बिजनेसमैन जब ओवरड्राफ्ट लिमिट लेता है तो वो जो है जनरली अपना स्टॉक परचेज करेगा, अपने जो उसको क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स की पेमेंट के लिए पैसा लेगा, तो वहां पर एक साइकिल कंटिन्यूअसली चलता रहता है, जहां पर एवरी ईयर रिन्यूअल होता रहता है, और अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस जो है ये लिमिट जो है घटाई या बढ़ाई जा सकती है बैंक के द्वारा। बिल्कुल। अगर किसी को सर ये ओडी लेना है या फिर कोई बिजनेसमैन हो गया, उस दौरान बैंक कौन सी ऐसी टर्म्स होती हैं या कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके आधार पर ये सुविधा देते हैं, और क्या इसका जो प्रोसेस है वो भी पर्सनल लोन जैसा ही है? देखिए, अगर मैं पर्सनल लोन की पहले मैं बता देता हूँ, पर्सनल लोन में एक प्रोडक्ट स्टार्ट एक चीज ये बहुत अनियमितता हो रही थी, बैंक्स में मिस सेलिंग बढ़ गई थी, जिसकी वजह से आरबीआई ने प्रेस्क्राइब किया कि भाई आपको एक KFS की फैक्ट स्टेटमेंट जो है अपने जितने भी यूजर्स हैं जिनको आप लोन दे रहे हैं उनको जो है आपको अपने कस्टमर्स को इसको देना पड़ेगा, जिसमें सारी बातें लिखी होनी चाहिए। सिमिलरली ये की फैक्ट स्टेटमेंट आज की तारीख में लगभग हर तरीके के लोन प्रोडक्ट में जो है इन्वॉल्व हो चुका है, और आज आपको जो है ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ मिलता है कि क्या आपके चार्जेज होंगे, किस तरीके के चार्जेज होंगे। बहुत से कस्टमर क्या करते हैं, जब उनको रिक्वायरमेंट होती है तो जनरली पर्सनल लोन या ओवरड्राफ्ट लिमिट्स, जैसे अगर मैं इंडिविजुअल्स की बात करूं तो ये लोग जो है बड़ी जल्दी में होते हैं और फटाफट इनको जो है लोन चाहिए होता है। ये देखते हैं कि भाई क्या इंटरेस्ट रेट है, कितने टाइम तक मुझे देना है और कितना मेरे को जो है टोटल मतलब मोटा पड़ने वाला है, ऐसी 2-3 चीजें देखते हैं, और क्या प्रीपेमेंट पेनल्टीज वगैरह हैं, और उनको देख करके ये जो है लोन ले लेते हैं या ओवरड्राफ्ट लिमिट भी साइन कर लेते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। बट कायदे से क्या करना चाहिए, आपको जो है की फैक्ट स्टेटमेंट पूरा पढ़ना चाहिए। आपको साथ ही साथ जो है जो भी शेड्यूल ऑफ चार्जेस हैं, जिसको SOC बोलते हैं, उसकी एक कॉपी मांगनी चाहिए। बैंक आपको लिंक भी भेजता है आपके ईमेल आईडी वगैरह पे, जब आपको लोन दे रहा होता है कि भाई ये हमारे जो है शेड्यूल ऑफ चार्जेस होंगे, अगर आपकी EMI बाउंस होती है तो इसका ये चार्ज होगा, अगर आपका जो है XYZ कोई कंडक्ट खराब होता है या आपकी सैलरी नहीं आती है, हम किस कंडीशन में क्या क्या चार्ज लगा सकते हैं वो सारे देंगे। करीब 50 तरीके के चार्जेस उसके अंदर लिखे होते हैं, तो आपको जो है वो सारे चार्जेस वगैरह समझ लेने चाहिए, देख लेने चाहिए, क्योंकि खाली एक ये चीज नहीं है, आपको इवेंचुअलिटी का भी सोचना चाहिए। जैसा आपने अभी पूछा था, सैलरी नहीं आई तो क्या करेंगे, सैलरी नहीं आई तो ऑब्वियस सी बात है, पैसा तो बैंक को आपको देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो आपको ये सारी चीजें आपकी पता होनी चाहिए। की फैक्ट स्टेटमेंट प्रॉपरली पढ़ लीजिए। सर, इसमें ओवरड्राफ्ट लेते समय क्या इसमें गलती होने की भी कोई गुंजाइश रहती है? देखिए, सामान्यतः बैंकर्स जो हैं कोई भी गलत काम नहीं करते सामान्यतः, लेकिन अपवाद हर जगह होते हैं, तो यहाँ पर भी अपवाद हो सकते हैं। आप हमेशा सतर्क रहें, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बैंक को, उसको जो है आप जो है क्रॉस करके दे सकते हैं।
आप डेटेड वगैरह करके दे सकते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट आप साइन कर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ लिख करके ही साइन कीजिए। जो आपने वर्बल एग्रीमेंट किया है वही रिटर्न में हो, ये इंश्योर कीजिए। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इंश्योर करनी है। सर, ओवरड्राफ्ट लिमिट जब भी सेट की जाती है किसी के लिए, तो क्या ये ज़रूरी है कि उसकी जो इनकम है वो चेक की जाए, या फिर क्रेडिट स्कोर भी क्या चेक किया जाता है सर? हाँ जी, इसमें देखिए एक पूरा प्रोसेस होता है। जनरली आज की तारीख में प्री अप्रूव्ड ऑफर्स, जैसा मैंने बताया, प्री अप्रूव्ड ऑफर्स होते हैं। आप जो है उनको सेलेक्ट करेंगे, 5 मिनट में जो है 15 मिनट में आपके अंदर अकाउंट में पैसा आ जाता है। बहुत बार तो ये देखा गया है। बट फिर भी ये माना जाता है कि लोन एक जो है सीरियस बिजनेस है। आपको जब भी जो है लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आपको जो है अच्छे से समझ लेना चाहिए क्या आपके ऑब्लिगेशंस होंगे, किस तरीके की आपकी डॉक्यूमेंटेशन होने जा रही है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, और आपके पास उसकी एक कॉपी होनी चाहिए जिसको आप बाद में भी गो थ्रू कर सकें। क्योंकि आपने एक बार डॉक्यूमेंट साइन कर लिया तो आपके ऊपर ये बिंडिंग होगा, आपको जो है इसको मानना ही पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि प्री पेमेंट चार्जेस को लेकर के बहुत सारे कस्टमर, चाहे वो बिजनेस के एमएसएमई क्लाइंट्स हो या फिर जो है इंडिविजुअल्स हो, कई बार परेशान रहते हैं। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि जब वो लोन ले रहे होते हैं उस वक्त प्री पेमेंट पेनल्टी को आंख मूंद करके साइन कर देते हैं और सैंक्शन लेटर को, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन बाद में कहते हैं कि हम तो एमएसएमई है, अब इसको हटा दीजिए या XYZ चीज। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बड़े सिंपल, जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो क्लियर कहता है कि अगर आपने क्लियरली कोई चार्जेस अपनी देख रेख में अच्छे समझने के बाद में साइन करके एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर दैट मीन्स आप लायबल हैं उसको जो है कंप्लीट करने के लिए। अपने एग्रीमेंट से आप भाग नहीं सकते फिर जो है। तो मेरे पास ऐसी बहुत सी कॉल्स आती हैं, और लगभग ऑल ओवर इंडिया से ही आती हैं, जहां पे जो है एमएसएमई क्लाइंट्स जब मेरे से क्वेरी करते हैं कि जो है हमें ये लोन लेना है या लिमिट लेनी है, सीजीटीएमएससी लिमिट लेनी है, 10, 20, 50 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो साथ साथ बहुत बार जो है ऐसे कस्टमर जो है करीब करीब 20% कस्टमर की क्वेरी ये भी होती है कि साहब हमें प्रीपेमेंट पेनल्टी लग रही है, तो प्रीपेमेंट पेनल्टी का क्या करें। जैसे अभी एक, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक यहीं पे बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद में पड़ता है, इनका यहाँ पे एक बड़े प्रोमिनेंट फ्लोर मिल है। उनके मालिक का मेरे पास फोन आया, वो पूछते हैं कि हमें फलाना बैंक बहुत परेशान कर रहा है और हमसे जो है 2% के पेनल चार्जेस मांग रहा है। तो मैंने कहा आप अपना सैंक्शन लेटर भेजिए। सैंक्शन लेटर में क्लियरली उन्होंने एक्सेप्ट किया होता, और वहां पर जो है 4% के जो उन्होंने पेनल चार्जेस जो है लगा रखे थे। तो बैंक ऑलरेडी उनको 50% की रियायत दे रहा था। तो मैंने उनको कहा कि भैया एक बार मैं कोशिश कर सकता हूं आपके लिए, बट अल्टीमेटली जब आप डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं तब आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी जगह होता है। उनकी मैंने पेनल्टी वगैरह वेव ऑफ करा दी, वो अलग बात है, बट फिर भी अगर आप एग्रीमेंट कोई भी पेज साइन कर रहे हैं तो आपको जो है सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, और पेपर को पढ़ करके ही साइन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब लोन लेने का समय आता है, खासतौर पर पर्सनल लोन जब कोई भी लेता है, तो उस दौरान हम देखते हैं सर कई ऐसे बैंक्स होते हैं जो कि इंश्योरेंस भी दे देते हैं, और कई बार ये पता ही नहीं होता है जो लोन ले रहा होता है कि उसके साथ इंश्योरेंस जो है वो उसमें अटैच किया होता है, और उस पर बाद में साइन भी हो जाते हैं। अंजलि जी, मैं यहाँ पर एक पॉइंट और कहना चाहूंगा। देखिए, कस्टमर्स, ग्राहक जो हैं वो कई बार जो है कुछ चीजों को इग्नोर कर देते हैं जब जो है उनकी जरूरत होती है। बिल्कुल। जैसे इसी केस में जो आपने इंश्योरेंस का बताया है, इस केस में चाहे वो जो है आप सिक्योर्ड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन ले रहे हैं, सिक्योर्ड लोन ले रहे हैं, या सिक्योर्ड और ड्राफ्ट लिमिट ले रहे हैं, कुछ भी, देखिए बैंकर आपको ट्राई करेगा कि वो आपको साइमल्टेनियसली कोई और प्रोडक्ट सेल करे। आपको वो सेविंग अकाउंट खोलने की कोशिश करेगा, आपके जो है घर वालों के जो है नाम पे कोई एफडी की कोशिश करेगा, या कुछ भी XYZ। इसी तरीके से वो कोशिश करेगा कि आपको इंश्योरेंस भी बेचा जाए, क्योंकि आप इंश्योरेंस खरीदते ही हैं। तो अल्टीमेटली क्लाइंट, बैंकर का काम है समझाना। बैंकर ने आपको समझाया कि साहब ये लोन को सिक्योर करने के लिए प्रोडक्ट है, आप जो है इतना इंश्योरेंस का इसका चार्जेज होगा, और आप जो है हमारे से ये प्रोडक्ट ले लीजिए। अब अगर आप जो है इस पूरे सिनेरियो को देखेंगे तो जो है बैंकर क्या कोशिश कर रहा है कि भाई कस्टमर को जो है मैं इंश्योरेंस बेच दूं, उधर दूसरी साइड से कस्टमर जो है क्या कोशिश कर रहा है, वो सोचता है कि भाई मेरे को ना लेना पड़े, या जो है वो टेंड टू इग्नोर करता है। वो कोशिश करता है कि ठीक है यार देख लेंगे। तो बट ये एक सही अप्रोच नहीं है। आपको एक सही प्रोडक्ट सही तरीके से समझ लेना चाहिए, क्या इसकी यूटिलिटी है,
क्या ये सही प्रोडक्ट है आपके पास लेने के लिए? अगर आपके पास में एक अच्छा बड़ा टर्म प्लान है, आपने एक 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए का टर्म प्लान लिया हुआ है, तो आपको लोन के लिए कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेने की खरीदने की जरूरत नहीं है, ना कोई प्रीमियम भरने की जरूरत है। और अगर कोई आपको साथ साथ जो है इस टाइप का जो है कर देता है, तो आप उसको विद इन 15 डेज कंप्लेन कीजिए और उस प्रोडक्ट को वापस कराइए, अपना पैसा वापस मांगिए बैंक से। बिल्कुल, तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। अगर आपके साथ इस तरीके से कोई वाकया हो जाता है तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। सर, सैलरीड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, बैंक अक्सर वेतन का 3 गुना तक ओडी देते हैं। जैसा कि आपने अभी पहले भी बताया था कि अनसिक्योर्ड अगर है तो 2 से 5 गुना तक ओडी जो है वो मिल जाता है। क्या ये जो लिमिट होती है बैंक दर बैंक बदलती रहती है या फिर इसे बाद में बढ़ाया जा सकता है? अंजलि जी, देखिए, कोई भी लोन प्रोडक्ट है वो सब्जेक्ट टू रिव्यू होता है। बैंक टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करेगा। अगर जो है कस्टमर की सैलरी अच्छी होती जा रही है तो जो है बैंक, ऑब्वियस सी बात है, उसको जो है बैंक सोचेगा कि भाई इसको बढ़ाना भी चाहिए हमें, वो बढ़ा लेगा बैंक लिमिट को। लेकिन अगर आपका जो है, जैसे कि आपने अभी हमने क्वेश्चन भी पूछा था, अगर जॉब चली गई है तो उस केस में हो सकता है बैंक अपने लोन को या जो है अपने इसको ओडी प्रोडक्ट को रिकॉल कर ले या बाद में रिन्यू ना करे। बिल्कुल। तो बैंक जो है कई बार लिमिट को बढ़ा भी देते हैं, लेकिन इन केस अगर आपका पुराना रिकॉर्ड ख़राब है तो उस दौरान जो है कोशिश यही की जाती है कि आपको जो लिमिट है वो कम जो है वो सेट की जाए। सर, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के हमारे पास इस शो में सवाल भी आते हैं और सवाल लेकिन आप कैसे पूछ सकते हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए, बहुत ही आसान सा तरीका है हमसे जुड़ने का, अपने सवाल जो हैं वो पूछने का। आपको यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए और एक्स हैंडल के ज़रिए अपने सवाल जो है भेज सकते हैं, लेकिन आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी देखिए अपने सवाल जो है वो भेज सकते हैं। कैसे भेजना है वो आप जान लीजिए। आपको लिखना है पास और उसके बाद आपको अपना सवाल व्हाट्सएप कर देना है। नंबर है 9354027995। इस नंबर पर आप पास लिखकर अपना सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए और एक्स हैंडल के ज़रिए भी अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आपके सारे सवालों को हम अपने इस प्रोग्राम पासबुक द सेविंग शो में शामिल करेंगे। अब देखिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे सवाल जो हैं, दर्शकों ने अपने जो सवाल हैं वो पूछ लिए हैं, उन सवालों को हम शामिल कर लेते हैं। शिमला से रवि वर्मा हैं, उनका सवाल आया है। वो पूछ रहे हैं कि क्या ओडी की सुविधा बचत खाते पर भी मिल सकती है या सिर्फ करंट अकाउंट पर ही? सर, देखिए, बचत खाता, जो सैलरी ओडी होती है वो जो है बचत खाते पर ही मिलती है। चालू खाते पर तो बिजनेसमैन के लिए मिलती है। तो रवि जी, आपको जो है ओडी की सुविधा 100% आपके जो है बचत खाते पर भी मिलेगी। बिल्कुल, तो बचत खाते पर भी मिल सकती है। सर, एक और सवाल है, पुणे से है, नेहा नागर है। वो पूछ रही हैं कि अगर ओडी लिमिट खत्म हो जाए तो क्या उसे बढ़ाया जा सकता है? इसका जवाब तो पहले भी दिया जा चुका है, लेकिन मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर ओडी लिमिट कभी खत्म नहीं होती है, ये एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट है जिसको जो कि रिवॉल्विंग क्रेडिट है, यानी कि ये जो है घूमता रहता है। हर साल इसको जो है रिन्यू किया जाता है और आप रिन्यू करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसको लिमिट को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, ये बैंक का डिसीजन होगा। आपका जो है क्या सैलरी है, आपका किस तरीके का बैंकिंग कंडक्ट है, किस तरीके से आपके दूसरे लोन चल रहे हैं, आपका सिविल स्कोर कैसा है, ये सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। उसी के हिसाब से बैंक उसके ऊपर डिसीजन देगा। बिल्कुल, तो उसी के अकॉर्डिंग बैंक डिसीजन लेता है कि पुराना रिकॉर्ड आपका कैसा है, आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, तभी आपकी जो लिमिट है आप उसे बढ़वा सकते हैं। जयपुर से संदीप चतुर्वेदी हैं, वो पूछ रहे हैं सर कि क्या ओडी का उपयोग ईएमआई या क्रेडिट कार्ड चुकाने में किया जा सकता है? देखिए, मैंने बताया था कि ओडी का उपयोग जो है आप जो है इस तरीके से कीजिए जिससे कि आपको जो है दिक्कत ना हो। ये टोपी घुमाने वाले काम नहीं होने चाहिए। टोपी घुमाना क्या होता है, इसकी टोपी इसके सिर, इसकी टोपी इसके सिर। आपने एक लोन लिया, अब आप उसका पहले एक क्रेडिट कार्ड में बहुत ही कॉमन था, क्रेडिट कार्ड में एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट दूसरे क्रेडिट कार्ड से, दूसरे की तीसरे से, तीसरे की चौथे से, और बाई चांस कुछ गड़बड़ हो जाती थी तो वो जो है सबका, उनका सारे क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग खड़े हो जाते थे और वहां पर जो है दिक्कत स्टार्ट हो जाती थी, या आपके सिविल स्कोर खराब हो जाएंगे, सब कुछ रोज जो है कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके की बड़ी प्रॉब्लम जो है लोगों ने फेस की है। देखिए, ओडी का ये इंटेंटेड पर्पज नहीं है कि आप अपने ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का, यानी कि लोन, दूसरे लोन को जो है उससे चुकाने में यूज करें। अगर बाई चांस फिर भी मजबूरी में करना पड़ रहा है तो समय रहते जितनी जल्दी हो सके ओडी को आप जो है क्लियर कर दें। इसको ये एक इमरजेंसी टाइप का प्रोडक्ट अपने लिए मान करके चलें, इसको एक जनरल प्रोडक्ट ना माने।
आपने महीने का जो है आपने पैसा खर्च किया, उसका जो है इंटरेस्ट देने का मतलब नहीं है। आपको कोशिश कीजिए कि आप जितना पैसा यूज करें उसका इंटरेस्ट टाइम से दें। जनरली जो है 1 तारीख को, अगर 30 तारीख को जो है अगर आपका लास्ट डे ऑफ द मंथ इंटरेस्ट लगता है तो टाइम से उसको भर दें इंटरेस्ट को 1 या 2 तारीख को, और जो है उसके बाद जो अमाउंट आपने यूटिलाइज किया उसमें भी कमी और जो है वो घटना बढ़ना दोनों चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जो है जस्ट एक बस आप यूज करते जा रहे हैं कि अगर मेरी 2 लाख 5 लाख रुपए की लिमिट है तो जब तक ये खत्म नहीं हो जाती मैं तब तक तो रुकूंगा नहीं, खरीदता रहूंगा चीजें। ऐसा नहीं है, इसको अपने पैसे की तरह ही इस्तेमाल करें जैसे कि आपके अपना का खुद का पैसा। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं संदीप जी आपको अपना जो जवाब है वो मिल गया होगा। कोशिश यही करिए कि ओडी का यूज़ आप बिल्कुल भी क्रेडिट कार्ड या ईएमआई का बिल चुकाने में ना करें। अब आइए चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास और जानते हैं उनसे कि बैंक और एनबीएफसीज की पर्सनल से लेकर क्रेडिट कार्ड लोन की ब्याज दरें कितनी हैं। थैंक यू अंजलि। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का तो लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके इतर जो है वो बैंक्स और एनबीएफसीज जो हैं वो अलग अलग तरह के सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन भी देते हैं। कौन से तरह के वो लोन्स हैं, चलिए एक एक करके आपको स्क्रीन के जरिए यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए एक तरह समझाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पर्सनल लोन जो है इसकी सालाना ब्याज दर जो होती है वो 9 से 24% के बीच होती है। ये पर्सनल लोन की बात हो जाती है। वहीं गोल्ड लोन अगर आप लेते हैं तो 8.75% से लेकर 21.67% का सालाना इंटरेस्ट यहाँ पर आपको अदा करना होता है। क्रेडिट कार्ड की अगर बात करें तो फिर यहाँ पर आपको 8.5% से लेकर 55.55% का सालाना इंटरेस्ट देता है। यानी एक तरह से है तो ये अनसिक्योर्ड लोन, लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए तो सबसे महंगा जो एक तरह से लोन है वो क्रेडिट कार्ड के जरिए लिया जाने वाला लोन है। म्यूचुअल फंड के बदले लोन, यानी कि म्यूचुअल फंड को ऐसे कोलैटरल रख के जो लोन लेते हैं आप, उस पर जो सालाना ब्याज होता है वो 8 से 20% का इंटरेस्ट रेट होता है। वहीं एफडी के बदले अगर आप लोन लेते हैं तो 1 से 2% अधिक ही होते हैं। यानी कि एफडी की जो ब्याज दर है, जो इंटरेस्ट उस पर मिल रहा है, मान लीजिए 6 या 7% अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है एफडी पे, तो उस पर जो लोन का जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो 1 या 2% ज़्यादा रहेगा। यानी कि 8 या 9% का इंटरेस्ट यहाँ पर रह सकता है। तो अगर आप एक तरह से अगर लोन लेने की सोच रहे हैं, लोन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो इन ऑप्शंस को आप कंसिडर ज़रूर करें। ओवर टू यू अंजलि। बहुत शुक्रिया अभिषेक विस्तार से जानकारी देने के लिए। एक बार गेस्ट के पास लौट चलते हैं। सर, ओडी के अलावा बाजार में दूसरी ऑप्शंस भी हैं, जैसा कि अभी अभिषेक ने भी हमें बताया। गोल्ड लोन है, लोन अगेंस्ट एफडी है, तो ऐसे में हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए या फिर ओडी ही चूज करें? कौन सा ज्यादा बेहतर है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, अगर आपका फिक्स डिपॉजिट है और आपको नियर उसमें आपको कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट जनरली एक लॉन्ग टर्म डिपॉजिट ही होता है, तो आप उसके अगेंस्ट में जो है पैसा ले लीजिए। ये सबसे बढ़िया है। इसके ऊपर हम पहले भी एक एफडी ओडी का ऊपर प्रोग्राम कर चुके हैं, वहां पे इसके बारे में डिटेल दी हुई है। तो आपके जो दर्शक हैं, मैं चाहूंगा कि जो है वो उस प्रोग्राम को अवश्य देखें। रही अब दूसरी बात गोल्ड लोन या किसी और चीज की, देखिए बाकी सारे प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उनकी अपनी यूटिलिटीज हैं। कई बार आपको जो है आप बाकी दूसरे ऑप्शंस होते हैं उनको जो है यूटिलाइज कर चुके हैं और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह XYZ में कुछ इश्यूज हैं, तो कई बार क्लाइंट जो है गोल्ड लोन वगैरह की तरफ भी मूव करते हैं। गोल्ड लोन एक अच्छा प्रोडक्ट है और इसमें कोई डाउट नहीं है। टाइम से जो है पैसा भी मिल जाता है और आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक ये रहता है, आपका इमोशनल अटैचमेंट होता है गहनों से, तो जो है आपका दिमाग में ये रहता है कि जितनी जल्दी हो मैं अपना जो है कर्ज जो है चुकाऊं और अपने गहने वापस ले आऊं। तो इट्स अ गुड प्रोडक्ट फॉर बैंक आल्सो और फॉर कस्टमर्स आल्सो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसको जो है जल्दी करना चाहते हैं। ओवरड्राफ्ट लिमिट्स और जो है क्रेडिट कार्ड्स या फिर जो है पर्सनल लोन, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं आपके एक तरीके के इमरजेंसी प्रोडक्ट्स हैं या आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट हो सकते हैं। आप जो है किस तरीके से उसको जो है यूटिलाइज करते हैं, जैसे आप जो है जब आपकी सैलरी थोड़ी सी कम पड़ जाती है तो आप उस वक्त अपनी ओडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलरी आए उसको ओडी को स्क्वायर ऑफ करें, ओडी को भर दें, क्लियर कर दें और अपना जो है इंटरेस्ट की आउटगो क्लियर कम से कम रखें। ये एक तरीके का इमरजेंसी प्रोडक्ट हो गया आपके लिए। देन पर्सनल लोन आपका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। आपने कोई जो है बड़ी महंगी चीज खरीदनी है तो आप उसके लिए पर्सनल लोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी अपनी एक यूटिलिटीज है, बट फिर भी आप जो है बहुत महंगे इंटरेस्ट वाले प्रोडक्ट से बचें। बिल्कुल सर, अगर कोई ओडी चूज करता है तो ऐसे में इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होता है? क्या ये फिक्स्ड रहता है या अकाउंट बैलेंस या जितना यूज करना है उस पर डिपेंड करता है? देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ओडी 2 तरीके की होती है, एक सिक्योर्ड एक अनसिक्योर्ड। अगर सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट की बात करता हूं तो सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट में जो आज की तारीख में रेट्स अवेलेबल हैं वो 8% या 8% के नीचे के भी रेट अवेलेबल हैं।
मार्केट में। और एमएसएमई कस्टमर्स तो जो है बहुत ज्यादा जो है इसको प्रोडक्ट को यूज भी करते हैं। 5 से 10 करोड़ रुपए तक की ओवरड्राफ्ट लिमिट आपको जनरली मिल जाती है अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मैं जो है बात करता हूं अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट की, तो अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट में टोटल बैंक का कंसिडरेशन होता है कि वो आपकी जो है क्या एलिजिबिलिटी निकालता है, और उस एलिजिबिलिटी के हिसाब से ही डिसाइड होता है कि भाई आपको कितना वो अमाउंट जो है देंगे। बिल्कुल। ये एक यहाँ पे क्लैरिटी रखनी चाहिए। और इंटरेस्ट रेट उस केस में जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। बिल्कुल। अब सर मान लीजिए कि किसी ने ओडी लिया है, लेकिन अब ओडी का यूज ही उसका नहीं हुआ, लेकिन अब क्या ऐसे में सिविल स्कोर पर इसका असर पड़ेगा? देखिए बिल्कुल भी इस फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसमें एक चीज रहती है कि अगर आपका जो है आपने कोई फैसिलिटी ली है तो उसका थोड़ा बहुत तो यूटिलाइज करें। अदरवाइज आपने एक प्रोसेसिंग फी दी होगी उस एक प्रोडक्ट को एक्वायर करने के लिए, जनरली 1% ऑफ द अमाउंट रहता है, या हो सकता है 2% ऑफ द अमाउंट रहता है, या 50 पैसे रहता है। जो भी अमाउंट आपने जो है उसका जो है प्रोसेसिंग फी का दिया है, इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप जो है वो एक प्रोडक्ट लेकर के उसको टोटली अनयूटिलाइज रखें। अगर आपका यूटिलाइजेशन है यूज नहीं है, तो बैंक आपसे जो है जब रिन्यूअल होगा तो तब आपसे पूछेगा कि भाई आपको इसको बंद करना है या इसको रिन्यू करना है। अगर आप रिन्यू का ऑप्शन जो है सेलेक्ट करते हैं, देन उस केस में आपको रिन्यूअल फीस वगैरह आपको देनी पड़ेगी। और कई केसेस में ये भी देखने में आता है कि अनयूटिलाइजेशन चार्जेस भी देने पड़ते हैं। जनरली 0.50% ऑफ द टोटल अमाउंट आपको जो है एडिशनली जो है बैंक को जो है पे करना पड़ता है। बिल्कुल। यानी कि अगर ओडी अगर आपने चूज़ किया है, ओडी अगर लिया है, तो कोशिश करिए उसका थोड़ा बहुत भी यूटिलाइज आप कर लें, वरना आपको कुछ चार्जेस जो हैं वो देने पड़ सकते हैं बाद में। सिर्फ बहुत सारे ऐसे डिजिटल बैंक हैं, फिनटेक कंपनियां हैं जो ओडी की जो ऑप्शंस हैं वो दे रही हैं, ये सुविधा दे रही हैं। क्या इनका जो ट्रस्ट है वो पीएसयू या प्राइवेट बैंक जितना ही किया जा सकता है इन पर? अंजलि जी देखिए, इसमें जितनी भी फिनटेक कंपनीज हैं, बहुत सारे नए नाम जो है रोज इस स्पेस में आते रहते हैं। ओवरड्राफ्ट लिमिट का प्रोडक्ट या कोई भी और इस टाइप का पर्सनल लोन या कुछ भी प्रोडक्ट जो है बैंक लाता रहता है। बट मेरा मानना यह है कि भाई आप जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट करें उसको सोच समझ करके ही सिलेक्ट करें कि भाई ये हमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है खुद की। क्योंकि कई बार आपने जो है पढ़ा होगा अखबारों में कि फलाने को जो है लोग आकर के परेशान कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं क्योंकि टाइम से इंटरेस्ट नहीं दिया या ईएमआई नहीं दी या कुछ इस टाइप का। तो आप जो है थोड़ा देख लें। जनरली बैंक जो है सेफ है, लेकिन वहां पर भी जैसे कि आपने अगर कोई लोन लिया है तो पैसा तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन बैंक एक थोड़ा आरबीआई प्रेस्क्राइब जो है जो नॉर्म्स हैं उनको ज्यादा अच्छे से फॉलो करते हैं। फिनटेक के बारे में मैं ये बात नहीं कह सकता। बिल्कुल सर। टैक्स और चार्जेस के लिहाज से क्या ओडी अगर किसी ने चूज़ किया है तो ओडी पर क्या अतिरिक्त इंटरेस्ट रेट जो है वो लगता है, जैसे कि टैक्स हो गया, चार्जेस हो गए इस तरीके से, या प्रोसेसिंग फीस हो गई, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ओडी अगर किसी ने लिया तो कस्टमर को एक्स्ट्रा भुगतान जो है वो करना पड़ सकता है? देखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन क्लियर नहीं है। मैं जनरली जो चार्जेज होते हैं ओवरड्राफ्ट लिमिट के वो बता देता हूँ। ओवरड्राफ्ट लिमिट में जनरली एक प्रोसेसिंग फी इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा जो है आपका जो मंथली आउटगो रहेगा, जो जितना भी आपने पैसा यूटिलाइज किया है उस पैसे के यूटिलाइजेशन के बेसिस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को। अगर आपके जो है नॉन यूटिलाइजेशन का कोई केस है तो उसके हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। आपने जो है कोई ट्रांजेक्शन्स ओवर लिमिट यूज कर ली है, बेसिकली मान लो आपकी जो है एक 50,000 की लिमिट थी और आपने जो है 60,000 यूज कर लिया, तो बैंक आपको एडिशनल चार्जेस लगा सकता है। तो ये सारी चार्जेस आपको शेड्यूल ऑफ चार्जेस में जाकर के देखने को पढ़ने को मिलेगा। आप शेड्यूल ऑफ चार्जेस मांगिए। आपके जो मैं दर्शकों को फिर कहना चाहूंगा की फैक्ट स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चार्जेस दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इनको जो है हमेशा मांगिए और इनको अच्छे से अध्ययन करके अच्छे से पढ़ने के बाद ही कोई भी डॉक्यूमेंट साइन कीजिए और ये इस टाइप का लोन प्रोडक्ट लीजिए। बिल्कुल सर। कुछ सवाल भी हमारे दर्शकों के आ गए हैं, एक बार उन सवालों को भी हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। हिसार से रमन रूपवानी हैं, उनका पूछना है सर कि क्या सैलरी खाता बदलने पर पुरानी ओडी सुविधा ट्रांसफर हो सकती है? सैलरी खाता बदलने पुरानी ओडी सुविधा नहीं, जनरली बैंक इसको परमिट नहीं करते हैं। बट क्या होता है कि जो है अगर एक ही बैंक है
मान लो आपका जो है XYZ बैंक के अंदर जो है आपका जो है अकाउंट है और उसमें आपकी ओडी लिमिट चल रही है, और अब आप जो है किसी मजबूरी में आपको उसी बैंक में दूसरा खाता किसी दूसरी ब्रांच में खोलना पड़ा, तो ये फिर बैंक के कंसिडरेशन पे कि वो ओडी ट्रांसफर कर दे आपकी। अदरवाइज सामान्यतः बैंक जो है इसको ट्रांसफर नहीं करता। सब्जेक्ट हाँ, ये जरूर है कि एग्जिस्टिंग कहीं पे चल रही है तो उसके आप जो है उसका एक प्रेसिडेंस दे करके आप डिमांड कर सकते हैं सामने वाले बैंक से कि भाई मेरे को फलाने बैंक ने दिया हो तो अब आप भी दो मेरे को ये फैसिलिटी। बट ऐसा हो सकता है कि दूसरा बैंक कहे कि भाई अभी मैंने आपका बैंकिंग कंडक्ट नहीं देखा है तो 6 मंथ आप रुकिए, उसके बाद जो है फिर विचार करेंगे। तो ये एक सब्जेक्ट है कि भाई अंडर कंसिडरेशन रहेगा बैंकिंग नॉर्म्स के हिसाब से जो भी पर्टिकुलर बैंक है जिसमें आपका खाता है। बिल्कुल। तो रमन जी, उम्मीद करते हैं आपको अपने सवाल का जो जवाब है वो मिल गया होगा, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो देखिए आप अपने सवाल जो हैं वो पूछ सकते हैं। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि आपको अपने सवाल कैसे पूछने हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है अपने सवाल पूछने का। आपको पास लिखना है व्हाट्सएप पर और उसके बाद आपको अपना सवाल टाइप कर देना है 9354027995। इस नंबर पर आपको अपना सवाल टाइप करके भेज देना है। याद रखिए, आपको सबसे पहले पास लिखना है, उसके बाद अपना सवाल। अब देखिए YouTube के जरिए, Facebook के जरिए, एक्स हैंडल के जरिए भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर, कुछ लोग ओडी को स्थायी फंड की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं, क्या ये सही है ऐसा करना उनके लिए, या इससे क्या किसी तरीके का आर्थिक अनुशासन बिगड़ने का खतरा बना रहता है? देखिए, अगर आपने कोई भी लोन प्रोडक्ट, ओडी तो आप छोड़ ही दीजिए, आप कोई भी लोन प्रोडक्ट को जो है अगर आप इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, जैसे कुछ लोग क्रेडिट कार्ड को, मैंने अभी बताया था कि टोपी घुमाने वाला काम करते हैं, तो सिमिलरली अगर आपने जो है ओडी लिमिट ली है या आपको मिल गई है या बैंक ने आपको प्री अप्रूव कर दिया है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और बैंकिंग कंडक्ट देख करके, तो आप उसका नाजायज फायदा ना उठाएं। आप उसको जो इसका इंटेंडेड पर्पज है उसके इंटेंडेड पर्पज के हिसाब से ही इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप जो है कुछ भी अनाप शनाप खर्चे, उसके ओडी लिमिट मिल गई है तो स्टार्ट कर दें। उसको आप बहुत अच्छे से सोच समझ कर इस्तेमाल करें। ये एक बहुत ही अच्छी शानदार फैसिलिटी है और जो आपको जो है इमरजेंसी में काम आती है। कई बार आपको जो है अचानक ही पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, कोई मेडिकल एक्सपेंस आ जाते हैं या कोई जो है बच्चों की स्कूल फीस आ जाती है, अचानक ही कुछ बढ़ा हुआ अमाउंट आपका आ जाता है, तो देन उस वक्त आपको जो है इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए आपको अपने जो पर्पजेज हैं ओडी का, वो आपका क्लियरली डिफाइंड रहना चाहिए अगर आप इंडिविजुअल हैं। और मैं लोन फॉर एमएसएमई की तरफ से जितने भी जो है आपके दर्शक हैं उनको जो है ये कहना चाहूंगा, एमएसएमई जो कस्टमर्स आपके देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, कि आप अपने जो है बहुत इसको प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस वगैरह में इस्तेमाल करने से बचें। आपकी ओडी लिमिट जो है आपके स्टॉक, आपके जो क्रेडिटर्स हैं, आपके जो बिजनेस हैं, डे टू डे जो आपके जो है एक्सपेंसेस हैं, उनके लिए है, ना कि किसी भी टाइप की स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के लिए, ना कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो एमएसएमई कस्टमर भी इस बात का ध्यान दें। बिल्कुल, तो एमएसएमई कस्टमर इस बात का ध्यान आप रख सकते हैं। वहीं बाकी अगर किसी को भी, जैसे कोई आम व्यक्ति है, अगर आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, कई इमरजेंसी अगर आपको आ जाती है, तो ओडी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी फैसिलिटी जो है ये दी गई है। बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। अंजलि जी, आपको भी धन्यवाद और आपके दर्शकों को नमस्कार, धन्यवाद। तो आज की पासबुक द सेविंग शो में हमने जाना कि ओवरड्राफ्ट सिर्फ एक क्रेडिट सुविधा नहीं है, बल्कि समझदारी से इस्तेमाल किया गया फाइनेंशियल टूल है। ज़रूरत के वक्त ये राहत देता है और ब्याज का बोझ भी कम रखता है। याद रखिए, स्मार्ट सेवर वही है जो सही वक्त पर सही विकल्प चुनता है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे हम एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।